हाय एवरीवन, तो हम लोग आज क्लास 10th का चैप्टर 9th स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते करते बहुत सारे जो हमारी डेली लाइफ क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर करेंगे। जैसे कि आपने यूजुअली देखा होगा, जब भी आपके यहाँ पर कोई रिलेटिव आए या फिर कोई भी हो, जब वो आपको और आपके पेरेंट्स को देखते हैं तो वो आसानी से सबसे पहले उनके जो वो बोलेंगे वो ये कहेंगे कि हाँ, इसकी इस वाले बच्चे की शक्ल जो है अब इसके फादर के जो वो फीचर्स हैं उनसे मैच करती है, इस बच्चे की शक्ल जो है इसकी मदर के फीचर्स जो हैं उनसे मैच कर रहे हैं। तो ये सिमिलैरिटीज आखिरकार क्यों है, किस तरह हम जो है थोड़ी मतलब हमारी शक्ल जो है हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करती है, ठीक है, हमारे फीचर्स फिजिकल अपीयरेंसेस जो हैं, ठीक है। तो आखिरकार ये सारी चीजें कि किस तरह से एक स्पीशीज जो है वो एक स्पीशीज में जो और आगे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ना होकर जिराफ हो। तो ये सारी अलग अलग चीजें जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है, वो सारी जो बातें हैं वो हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का जैसे कि नाम ही है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते वक्त हम लोग सबसे पहले ये आंसर करेंगे कि आखिरकार हेरिडिटी क्या है, ठीक है। हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग बहुत सारे आंसर्स जो हैं उन्हें अनरेवल करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम लोग जानेंगे कि किस किस साइंटिस्ट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था आखिरकार जो आज हमें पता है। क्या बहुत पहले के समय में भी ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे हेरिडिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये सब लोगों को पता थे? अगर नहीं पता थे, ठीक है, तो मतलब साइंटिफिकली अगर नहीं पता थे तो क्या उनकी जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी तो उनमें ये सारे हम लोग जहाँ यहाँ पढ़ेंगे जो भी हेरिडिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स की प्रैक्टिसेस, तो क्या पुराने लोग भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं या नहीं? तो ये सारे जो वंडरफुल मिस्ट्रीज हैं उनको हम लोग कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने का, ठीक है। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिरकार हेरिडिटी है क्या, ठीक। तो हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। तो ट्रेट्स क्या हो गए? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो उससे होते हुए उसकी आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, हम इसको बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा ये एक इलस्ट्रेशन है, ये कार्टून है जिसमें आप ये देख सकते हो कि दिस इज द बेबी, ठीक है। नर्स जो है वो कह रही है कि ही लुक्स जस्ट लाइक हिज फादर, ठीक है। तो ये आपको हेरिडिटी के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। तो बच्चे की जो शक्ल है वो ऑल्दो ये बचपन में बियर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं ग्रो करता, लेकिन यहाँ पर ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो ट्रेट्स आए, जो कैरेक्टरिस्टिक आए न्यूली बॉर्न बेबी में, वो मोस्टली किससे आए? उसके फादर से रिजेंबल किए, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफर करते हैं वो किसका पार्ट है? वो हेरिडिटी है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट्स को आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट से कहाँ जा रहे हैं, उसके उनके जो चिल्ड्रंस हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हेरिडिटी आखिरकार है क्या। तो हेरिडिटी क्या है? ये प्रोसेस जो हो पाता है वो रिप्रोडक्शन के थ्रू हो पाता है। जो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स पेरेंट से आगे की जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होता है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू हो पाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में काफी अच्छे से कोशिश करेंगे जानने में कि आखिरकार हो क्या रहा है, किस तरीके से ट्रेट्स जो है वो आगे जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये जो ट्रेट्स होते हैं इनकी वजह से एक स्पीशी जो होती है वो बिल्कुल वैसी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी भी एनिमल की बात करें, टाइगर, तो टाइगर इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन टाइगर को ही बर्थ दे रहा है। मतलब वो जो जीन्स हैं, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक स्पीशी है और वो दूसरी स्पीशी के जो है उसमें ऑफस्प्रिंग जो है किसी और स्पीशीज को
पैदा कर रही है ना, जन्म दे रही है, तो अपनी ही जनरेशन को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, उसके लिए जरूरी होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पेरेंट्स होल्ड कर रहे हैं वही आगे ट्रांसफर हो, ठीक है। तो ये पार्ट किसका हो गया, हेरिडिटी का। ये जान फिर से रिपीट हो रहा है कि हेरिडिटी है क्या, हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उससे होते हुए उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। इनहेरिट, हम मतलब इनहेरिट वर्ड जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम लोग अपनी भी बात करें, अगर कलेक्टिवली देखें तो हम सब ह्यूमन बींग्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्लोजली देखें तो एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करें तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, फीचर्स, फेशियल फीचर्स, वो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे रिजेंबल ज्यादा कर रहे होंगे कंपेयर टू अदर पीपल, ठीक है। तो ये जो इनहेरिटेंस है जो कि हम लोग अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे इनहेरिट कर रहे हैं, इनको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टर्स हैं जो कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर जो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है उसके बारे में समझने आया होगा कि हेरिडिटी क्या है। जब कोई भी ट्रेट आपके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स जो भी मतलब हम में भी, फॉर एग्जांपल कहीं और नहीं जाते, हम अपनी ही बात करते हैं, तो हमारे फीचर्स हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं वो क्या है, वो हेरिडिटी है, ठीक है। ट्रेट्स, यहाँ एक टर्म्स जो यूज की गई है ना, इन पर बहुत ध्यान देना है। ट्रेट्स, यहाँ पर इनहेरिट, ठीक। तो यहाँ पर हमें हेरिडिटी की डेफिनेशन तो पता चल गई, जो चैप्टर के नाम में स्टार्टिंग की हमने, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी क्या है वो पता चल गया कि इसका कुछ ना कुछ करना है, किससे, जिसमें से हमारे जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं उनसे, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले दो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने ये जो बात की ना कि ट्रेट्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये नहीं हो पाते अगर रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, जो ट्रेट्स थे, वो एक ही जनरेशन तक लिमिटेड रहते। अब हमें पता है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, एक होता है सेक्सुअल जो कि ये रहा, और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ठीक है, हमने इस चैप्टर के बारे में बात किया। आई होप आपको ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस के बारे में अच्छे से याद होगा। तो अगर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट होता है और उसमें से जो है प्रोजेनी जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है। वहीं पर अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर टू पेरेंट पार्टिसिपेशन होता है और वहां पर गैमीट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर याद है तो हमने वहां पर ये बात की थी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एग्जैक्ट कॉपीज बनते हैं, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो अपने पेरेंट्स के ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होंगे। यहां पर मैं वर्ड यूज कर रही हूं ऑलमोस्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी में इसलिए नहीं कर रही वर्ड यूज क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कुछ चेंजेस आए, ठीक है। एक फैक्टर वो हो गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ टू पेरेंट्स। तो जो प्रोजेनी बने होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं होगा, ठीक है, कोई ना कोई चेंजेस होंगे। तो ये जो चेंजेस स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में जिन प्रोजेनी में आते हैं वो हम क्या कहेंगे, उन चेंजेस को हम लोग कहेंगे वेरिएशंस, ठीक है। तो आगे हम लोग वेरिएशंस के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हमने रिप्रोडक्शन में जब स्टार्ट किया था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब बात की थी तो वेरिएशंस टर्म आई होप मैंने वहां पर भी बताई होगी। तो वेरिएशन से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएशंस के चांसेस किस में ज्यादा
क्रिएट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक फैक्टर वहां पर पॉसिबल होगा, दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वजह से वहां पर वेरिएशंस आ सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको नहीं समझने आ रहा हो कि एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशंस किस तरह ऑफस्प्रिंग्स में आ सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट था, ठीक है, जब वो ग्रो हुआ तो उसके लिए जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस थी बहुत आइडियल थी। फॉर एग्जांपल वार्म था, मतलब अगर वो उनके लिए प्रोलिफरेट होने के लिए वार्म कंडीशन चाहिए तो एनवायरनमेंट वार्म था, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब मिल रहे थे, ठीक है। अब जब उनके प्रोजेनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब उनके प्रोजेनी क्रिएट हुए तो क्या हुआ, उस टाइम वार्म कंडीशन में कोल्ड क्लाइमेट हो गया, ठीक है, या फिर बहुत हॉट क्लाइमेट हो गया, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उनके आसपास कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेनी हैं उनमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। जो पेरेंट थे उनसे थोड़े अलग चेंजेस आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें उस हार्श कंडीशन में सरवाइव करना है, तो उसकी वजह से उनके अंदर चेंजेस ऐसे आएंगे जिससे कि वो, जैसे कि पहले वार्म एनवायरनमेंट था, वार्म क्लाइमेट था, ठीक है, अब कोल्ड या बहुत ड्राई हो गया, तो उन जो प्रोजेनी हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके अंदर ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे कि वो उस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए, ठीक है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। वहीं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर जो वेरिएशंस चेंजेस हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर दो पेरेंट पार्टिसिपेशन है, तो जो हाइब्रिड मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा वो वेरी करेगा दोनों पेरेंट्स से, ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन होगा, ऑफस्प्रिंग्स में जो ट्रेट्स होंगे उनके कॉम्बिनेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रेट्स की ही बात कर रहे हैं तो एक पेरेंट की हाइट जो है वो टॉल है, एक की शॉर्ट है, तो अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो प्रोजेनी होगी वहां पर टॉल या शॉर्ट ही आए, मीडियम हाइट के प्रोजेनी भी जनरेट हो सकते हैं। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन वेरिएशन। और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया है, क्योंकि हम लोग आगे जो है वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे, और वेरिएशंस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा देखे जाते हैं। और एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके चांसेस अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस या अलग अलग तरह की जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें सरवाइव करने की पॉसिबिलिटीज उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहाँ पर टू पेरेंट पार्टिसिपेशन होता है और यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट फॉर्मेशन स्पर्म एंड ओवम होता है, उनका फ्यूजन होकर हमें याद है जाइगोट फॉर्मेशन होता था। इस तरीके से यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आगे कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगी, जैसे कि ट्रेट्स के बारे में हमने बात की, हेरिडिटी के बारे में बात की, ठीक है। अभी आगे जैसे कि अभी मैंने यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेरिएशंस का दे दिया, तो वेरिएशंस जो हैं वो हो गए जीन्स। हम लोग जीन्स के बारे में भी बहुत बात करेंगे। तो 9th क्लास में अगर आपको याद हो सेल चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो वहां पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के बारे में बात की थी, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डीएनए उनके ऊपर होते हैं, प्रेजेंट से बने हुए होते हैं, ठीक है। हमने इन सब के बारे में बात की थी। अब जीन्स क्या हैं, तो जीन्स क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको याद होगा कि जब हम फिर से न्यूक्लियस में वाला हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, तो हमने वहां पर जीन्स भी बात की थी। तो ये जो है ये फंक्शनल यूनिट्स होती हैं डीएनए की जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेनी में आपको कौन सी हाइट देनी है, टॉल देनी है, शॉर्ट देनी है, मीडियम हाइट देनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है। कि फेशियल फीचर्स हो गए, अलग अलग तरह की कलर किस तरह का होना चाहिए ऑफस्प्रिंग का, सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह सब कुछ जीन्स के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर एवरी जीन कंट्रोल वन और सेवरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही बात बताने की कोशिश की जा रही थी कि हर एक जीन जो है वो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी कि ये ज्यादा एक्सेसिवली
जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा एक्सेसिवली प्रेजेंट होना चाहिए या कम या फिर मॉडरेट अमाउंट में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जीन्स कैरी करते हैं। ठीक है, तो जीन्स के बारे में हमने बात कर ली। अब जो वेरिएशंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से हमने हेरिडिटी डायरेक्ट जंप किए थे हम लोग हेरिडिटी पर। तो आखिरकार हेरिडिटी जो ट्रांसफर होगा ट्रेट्स का वो किस तरह होगा वो हमें समझने आ गया, रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ट्रांसफर हो रहे थे ट्रेट्स, क्या वो एग्जैक्टली आ जाएंगे? तो हमने उसके बारे में पढ़ा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वो वेरी करेंगे। अगर एसेक्सुअल है तो वहां पॉसिबिलिटी बहुत होती है कि वो एग्जैक्ट कॉपी बने, लेकिन अगर वो सेक्सुअल है तो वहां चांसेस बढ़ जाते हैं कि वेरिएशंस आए, है ना। तो यहां पर हम लोग वेरिएशंस के ही बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेट्स और कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। बहुत इससे एक आपको आंसर जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा रिजेंबल करते हैं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स होंगे या कोई और भी स्ट्रेंजर होगा उससे आप अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करोगे। ऑल्दो हम सारे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। अब इमेजिन करो अगर यहाँ पर वेरिएशंस नहीं होते तो हर इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी होता, आप डिस्टिंक्टिवली नहीं बता सकते थे कि ये इससे अलग है। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगेन बोलूंगी यहाँ पर उन्हें अवॉइड करके, मतलब उनको एक्सेप्शन मान के, और कोई भी चीज नहीं होती, हम लोग बहुत एग्जैक्ट ऑलमोस्ट कॉपीज लगते एक दूसरे की। तो वेरिएशंस के ही थ्रू हम लोग जो पॉपुलेशन में ये बता पाते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स अपीयरेंस ट्रेट्स अलग हैं, ठीक है, वो वेरिएशंस के थ्रू ही बता पाते हैं। तो वेरिएशंस क्या है, वो क्या है, ट्रेट्स जो है उनका अलग अलग होना। ठीक है, एक ही सेम पॉपुलेशन में, एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल में जो पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं उनका अलग अलग होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया है, सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, लेकिन सबकी हाइट वेरी कर रही है। तो इसके बेसिस पर आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग है। वेट की बात करें तो कोई जो है थिन है, ठीक है, इसी तरीके से जेंडर्स, मतलब हेयर की बात करें तो हेयर के बेसिस पे भी आप अलग अलग। तो ये क्या होगा, ये ट्रेट्स हो गए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो कि एक ही स्पीशीज में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स की हम बात किए तो ह्यूमन बीइंग में ही सब में अलग अलग हैं। ठीक है, वही बात करें अगर अब आपको लगे कि सिर्फ हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की ही बात कर रहे हैं तो ये जो हम वेरिएशंस कह रहे हैं सिर्फ हमारे ही अंदर होते होंगे, और कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, उसके अंदर नहीं होते होंगे, बट ऐसा नहीं है। डॉग्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डॉग्स के अंदर आपको अलग अलग तरह के ब्रीड्स आसानी से देखेंगे। ठीक है, सारे हैं डॉग्स ही, है ना, तो लेकिन आप देख सकते हो, है ना, गोल्डन रिट्रीवर जो है, रॉटवाइलर, ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। अपीयरेंसेस के बेसिस पर आप बिल्कुल आसानी से देखकर बता सकते हो कि कौन सा, सब डॉग हैं, लेकिन सही है, क्वेश्चन यहाँ पर वहीं खत्म हो जाता है सब डॉग, लेकिन उनके जो अपीयरेंसेस हैं, उनका जो कोट कलर है, वो सब एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मन शेफर्ड की बात करो और उसको पोमेरेनियन से कंपेयर करो तो दोनों बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस पे आप डिस्टिंक्टिवली बता सकते हो कि ये जर्मन शेफर्ड है, ये पोमेरेनियन है। ठीक है, तो ये किस वजह से पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, जो चेंजेस सेम स्पीशीज सेम पॉपुलेशन के अंदर आ पाए उनकी वजह से। और ये वेरिएशंस जो हैं, हमने पहले भी बात की, तो कहाँ ज्यादा आपको दिखते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि आप व्हाइट टाइगर जो है उसे देख सकते हैं, है ना, इसे दूसरे जो नॉर्मल टाइगर होता है, ठीक है, बंगाल टाइगर, उसको देख सकते हो, कैट्स में देख सकते हो, फर कोट देख सकते हो सबका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि सबका ब्राउन है एक्सेप्ट दिस कैट, इसका ब्लैक कोट है, लेकिन इसमें भी ब्राउन कलर में भी वेरिएशंस हैं। ठीक है, ब्राउन कलर भी अलग है, जैसे ये लाइट ब्राउन है, ठीक है, वो थोड़ा ग्रेइश ब्राउन है। तो ये अलग अलग जो हर किसी इंडिविजुअल में चेंजेस आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले ये जो हम सारी टर्म्स से डील कर रहे हैं वो अच्छे से समझना कि आखिरकार
कि किस तरीके से हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहां पर आपका बेस तैयार हो गया था, ठीक है, कि किस तरह से जो एक स्पीशीज है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग दिखता है, ठीक है, किस तरह से ट्रेट्स जो हैं वो पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म इज यूनिक, ठीक है। तो ये हम लोग इंस्पायरिंग थॉट्स में आपको जरूर दिखता होगा कि हर कोई बोलता है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अनदर पर्सन। क्यों? क्योंकि आप यूनिक हो, ठीक है। वो चीज भी है इंपॉर्टेंट, अगर आप बायोलॉजिकली भी देखो तो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो ट्रेट्स हैं, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो बिल्कुल अलग होंगे किसी और इंडिविजुअल से, ठीक है। आप एक अलग तरह के ट्रेट्स कैरी करके ले जा रहे हो। आगे बात करते हैं, एवरी आइडेंटिकल इंडिविजुअल कैन हैव सम वेरिएशंस। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो व्हाट अबाउट ट्विंस, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। ट्विंस के अंदर भी बहुत सारे मतलब आपको आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो दिखेंगे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स को छोड़ देते हैं, यहाँ ट्विंस का भी एग्जांपल नहीं लेते हम लोग। एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स उनके बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एमीबा हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, ठीक है। बाइनरी फिशन यूजुअली होता है उनके अंदर, एग्जैक्ट कॉपी बन रही है। एग्जाम्पल जो मैंने हार्श कंडीशन वगैरह का दिया था, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वहां पर भी रोल प्ले कर लेंगे, जिससे कि जो अमीबा की प्रोजेनी होगी वो अलग होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर अलग होंगे उनके पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट अमीबा जो है उससे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि फर्स्ट इज एवरी ऑर्गेनिज्म इज यूनिक, हर किसी के अंदर एक डिफरेंट, एक से भी ज्यादा ट्रेट्स जो होते हैं वो वेरी कर अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की भी, तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस जरूर ही होंगे, ठीक है। अब आंसर कर लेते हैं थोड़ा सा ये कि वेरिएशंस किस वजह से होते हैं, ठीक है। हमने वेरिएशंस के बारे में बात कर ली, तो हमने जान लिया कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हो वहां पर हो सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे जो रीजंस हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, जब आप कोई ट्रेट्स इनहेरिट कर रहे हो वहां पर कोई चेंजेस आ जाए, है ना। और रेंज ऑफ फिनोटाइप्स के किस तरीके से आपके अंदर कौन सा पर्टिकुलर फिनोटाइप आ रहा है वो भी डिपेंड करेगा। जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज समझने की कोशिश की, हमने यहाँ पर कोशिश की हेरिडिटी क्या है, ठीक है। हेरिडिटी के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि जो वेरिएशंस हैं तो उसका बेस कहाँ से शुरू किया, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझने की, किस तरीके से जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है चेंजेस इकट्ठे एक्यूमुलेट होते हैं और अल्टीमेटली वेरिएशंस जो हैं देखे जाते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको वो वेरिएशंस जो है वो ज्यादा दिखेंगे कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में भी ये बात की गई थी कि हम साइंटिस्ट होंगे, जो भी लोग होंगे जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, जेनेटिक्स जो भी हम लोग आज पढ़ पा रहे हैं। जैसे हमने ये बात बोल दी कि ट्रेट्स जो हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। क्या आपको स्टार्टिंग से ये बात पता थी, क्या इंसान जब पैदा हो मतलब उसका अर्थ पर अस्तित्व वो आया था, क्या उसे जब से ये बात पता थी? ऐसा नहीं था। कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ इन्वेस्ट की कुछ आंसर्स जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जहां पर हम लोग जीन्स, हेरिडिटी, ये सारी इनहेरिटेंस वगैरह के चीजों के बारे में पढ़ते हैं। उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेंडल है, इनका नाम था जोहान मेंडल, ठीक है। पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है स्पेशली, ठीक है।
तो इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में। इनकी वजह से ही हम जो आज इतने सारे कॉन्सेप्ट्स जान पाते हैं। इवन आपको जानने में हैरानियत होगी कि जो जेनेटिक्स है, हेरिडिटी की वजह से ही हम लोग कई सारी बीमारियों के बारे में हम आज जान पाए कि ये बीमारी जो हो रही है वो किस वजह से हो पा रही है, और उसका क्योर भी निकाल पाए कि किस तरह हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सबकी लाइफ में। तो इन्हें हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला। अब इन्होंने ना क्या किया था, ये जो कॉन्सेप्ट निकाला, इन्होंने स्टडी की थी पीस प्लांट, जो होते हैं पी प्लांट होंगे, उन पर स्टडी की थी, और उनके थ्रू ये जो हम पूरा पढ़ पा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स होते हैं, सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो वो प्लांट जो इन्होंने जिस पर स्टडी की थी वो कौन सा था, पी प्लांट, और वो उनके मोनेस्ट्री गार्डन में प्रेजेंट था, वहां पर स्टडी की थी। ठीक है, और ये इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर बात हुई। पहले क्या हुआ करता था, बायोलॉजी में मैथ्स की एंट्री नहीं थी, लेकिन मेंडल जो थे इन्होंने बायोलॉजी में मैथ्स का कॉम्बिनेशन किया। ठीक है, कंबाइन किया मैथ्स को, और उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, और इन्होंने जितने भी अपनी स्टडी के बाद जो भी इनके आउटकम्स आए उसके अकॉर्डिंग लॉज दिए, जिनको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर मेंडल के बारे में जानने की जरूरत थी, जैसे कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, किस प्लांट पर उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने पी प्लांट पर स्टडी किया, और उन्होंने अपनी स्टडी के एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट्स आए उनको आज हम किस बात से जानते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपके दिमाग में भी आ सकता है कि पी प्लांट तो हमने बोल दिया, तो मेंडल ने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों किया? अगर देखें तो प्लांट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, पी के ऑल्टरनेटिव्स भी प्रेजेंट है, तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं पीस के, मतलब पी प्लांट के, जैसे कि दिस प्लांट इज इजी टू ग्रो इन द गार्डन। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ग्रो करने के लिए, आसानी से गार्डन के कहीं भी ग्रो हो सकता है। ठीक है, और द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट हैव बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है, अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, तो इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके साथ साथ इजी टू ऑब्टेन प्योर ब्रीड प्लांट थ्रू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है, हम इसे बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि आपको ना, मतलब प्योर प्लांट के बारे में हम यहाँ ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसा प्लांट जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है, मिक्सिंग ना हो। अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक एक ही हो, मिक्सिंग ना हो। उससे क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर उसमें जीन्स हैं, ठीक है, तो वो होमोजाइगस जीन्स हो, हेट्रोजाइगस ना हो। ये टर्म बहुत अजीब से यूज हो गई। बात करते हैं कि जीन्स, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैं जीन्स की बात कर रही हूँ, एक मतलब अगेन हाइट की, तो उनके अंदर सेम जीन्स हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि हाइब्रिड फॉर्म में जीन्स हो, ठीक है, हेट्रोजाइगस बोलते हैं इनको हम लोग। तो आसानी से आप इसमें जो है पी प्लांट में जो है जो प्योर ब्रीडिंग है, होमोजाइगस जो जीन्स हैं वो ला सकते हो, ठीक है, उनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके। कुछ मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर आपको याद है हमने जब प्लांट्स में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो विद इन द फ्लावर अगर मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो अगर वही फर्टिलाइजेशन हो रही है, किसी और फ्लावर प्लांट के फ्लावर से नहीं हो रही है, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्योर ब्रीड प्लांट की प्रोड्यूस आसानी से कर सकते हो। उसके साथ साथ जो पूरा जनरेशन होता है, जो पूरा साइकिल होती है पी प्लांट की, वो बहुत लंबी नहीं होती। तो जितने भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट में देखने हैं वो आसानी से आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ये एक्सपेरिमेंट्स इतने, और साथ के साथ ये डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है, मतलब आसानी से इन्हें इतनी बीमारियां नहीं लगती। तो ये कुछ काफी फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनकी वजह से पी प्लांट को चूज करना कोई
बेकार बात नहीं थी, ठीक है। तो अगर आपसे भी पूछा जाए कि पी प्लांट मेंडल ने क्यों सिलेक्ट किया, तो ये सारे उनके आंसर्स हैं। क्या क्या है? इजी टू ग्रो, ठीक है, और जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है, प्योर ब्रीड आप उसमें जनरेट आसानी से कर सकते हो, लेस टाइम कंज्यूमिंग, और साथ के साथ डिजीज रेजिस्टेंट। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से पी प्लांट सिलेक्ट किया गया जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए, जेनेटिक्स के पढ़ने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा। अब पी प्लांट में स्पेशली थोड़े ये याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ट्रेट्स जो थे जो मेंडल ने चूज किए पी प्लांट में, ठीक है। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि मेंडल की ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी थी, उन्होंने स्पेशली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो थे वो सेलेक्ट किए पी प्लांट में। अगर उन्हें हम लोग कैटेगराइज करें अलग अलग तो ये देख सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली किस्म किस्म में देखे, सीड को कंसीडर किया पी प्लांट के, ठीक है, फ्लावर को कंसीडर किया, और जो पी जहां पर होती है उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो पॉड, ठीक है, उसे हम पॉड कहते हैं, उसको कंसीडर किया, ठीक है, और जो पी प्लांट के स्टेम्स थे उनको कंसीडर किया। अब ये जो हम लोग कैटेगरीज अलग अलग बना दी, ठीक है, तो उनमें क्या क्या सेलेक्ट किया उन्होंने। सीड की बात करें तो सीड में जो है किस तरह के दिखते हैं, ठीक है, तो अगर वो राउंड दिखते हैं, ठीक है, और कलर कैसा है, ग्रे, फॉर्म के बारे में, और वहीं पर यही शेप जो थी, इसमें फॉर्म है या आप शेप कह सकते हो, सीड की शेप कुछ पी प्लांट्स में कैसी थी, राउंड थी, ठीक है, और ग्रे, और वहीं पर दूसरे जो सीड्स थे उनकी शेप कैसी थी, वाइट और रिंकल्ड, मतलब कुछ सीड्स ऐसे थे राउंड थे और ग्रेइश कलर के थे, वहीं पर कुछ सीड्स ऐसे थे जो कि वाइट इन कलर थे और थोड़े रिंकल्ड, सुकड़े हुए थे, ठीक है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ये हो गया। दूसरा कॉटिलेडन, कॉटिलेडन आपको याद हो डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने पढ़ा जब था, तो कॉटिलेडन्स हमने पढ़े थे, डाइकॉट, मोनोकॉट, ये जो था। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉटिलेडन्स के बारे में बात करें तो उनके कलर के बारे में बात की गई, ठीक है। सीड का जो कॉटिलेडन है उसका कलर कैसा है, येलो या फिर ग्रीन, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्लावर्स में, तो फ्लावर का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर क्या वाइट है या फिर फ्लावर का कलर वायलेट है। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक के आपको दो अल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फ्लावर कलर की बात करें तो पी प्लांट में 2 कलर हो गए, एक वाइट हो गया, एक वायलेट हो गया। तो अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि आखिरकार हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो अब आप इनके बेसिस पर ना स्टडी कर सकते हैं कि अगर आप जो पी प्लांट ग्रो कर रहे हो, ठीक है, तो वो ग्रो करने के बाद कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है और कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे ही मेंडल ने कंक्लूजन्स निकाले थे, ठीक है। वापस आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, फ्लावर का कलर के बारे में बात की, फिर पॉड की शेप के बारे में बात की। तो पॉड की शेप फुल या फिर कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। फिर उसके साथ कलर के बारे में बात करें, पॉड के येलो कलर में था या फिर ग्रीन कलर में है, ठीक है। ये भी 2 वेरिएशंस दिखते हैं पॉड के कलर में। पॉड का शेप फ्लैटेंड इस तरह से होता है या फिर कंस्ट्रक्टेड होता है। स्टेम की बात करें तो अब स्टेम का हम लोगों को प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। तो स्टेम जो होते हैं एक्सियल फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर टर्मिनल भी हो सकते हैं। तो टर्मिनल में किस तरह ये ग्रो करेंगे, एक जो फ्लावर्स है ना वो क्या करेंगे, पूरा ग्रो करके एंड पॉइंट पर ग्रो करेंगे। बट वहीं अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर फ्लावर्स एंड पॉइंट पे नहीं, एक्सिस पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने बोल दिया एक्सियल और टर्मिनल पॉड, ठीक है। और फ्लावर टॉप, अब साइज की बात करें तो अब स्टेम का साइज लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है, तो मतलब हाइट हो गई है, ठीक है। तो अगर प्लांट टॉल है या फिर शॉर्ट है, एक ये कैरेक्टरिस्टिक हो गए। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि जो मेंडल थे उन्होंने चूज किए। टोटल कितने हो गए, शेप, कॉटिलेडन 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो याद रखना कि कितने जो ट्रेट्स थे पी प्लांट के जो सेलेक्ट किए मेंडल ने अपनी स्टडी के लिए, 7 ट्रेट्स, और वो ये यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमने जो बोला था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मेंडल ने जितने भी अलग अलग लॉज दिए, तो बेसिकली
वो लॉज कितने हुए, 3 लॉज थे वो, ठीक है। उनकी जितनी भी स्टडी थी उन्होंने वो किस में एनालिस्ट कर दी, 3 लॉज में कर ली। द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस थोड़ा सा यही बात कर लेते हैं कि किस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है कि कौन सा ट्रेट किस दूसरे ट्रेट पर हावी होगा। एक छोटे से बात करें कि फॉर एग्जांपल हर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, फॉर एग्जांपल हाइट के लिए अगर हम लोग पी प्लांट की भी बात करें तो वहां पर 2 ऑप्शंस थे। हाइट की अगर हम लोग पी प्लांट की बात करें तो एक टॉल था, एक शॉर्ट था। अब इस ट्रेट में से कौन सा ट्रेट आगे की जनरेशन में आना चाहिए, जो आएगा वो डोमिनेंट हो गया और जो नहीं आ पाया दूसरे की वजह से वो रिसेसिव हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अभी हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उसके बाद है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इनसे तो डोमिनेंट ट्रेट्स जब हम लोग बात कर रहे थे तो वही अभी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, स्टोरी के बारे में जानते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें टर्म्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी है। तो अब हम लोग जब बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और ये सब, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट ट्रेट की बात करें तो वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टर्स जो खुद को आगे की जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं उन्हें हम लोग डोमिनेंट ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। तो द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एन ऑर्गेनिजम्स इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कोई भी कंडीशन हो लेकिन वो वहां पर एक्सप्रेस हो रहा है जीन, ठीक है, तो उसको हम लोग, उस ट्रेट को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर भी अगर हम बात करें, हाइट वाला ही हुआ है, टॉल, डॉफ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें प्लांट की तो इनका क्रॉसिंग करवाएं, अभी हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। और आगे की जनरेशन में टॉल हाइट जो है वो रिजल्ट निकलती है पी प्लांट का, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक में जो ऑप्शंस थे हाइट के लिए, तो ये वाला टॉल वाला जो ट्रेट था वो क्या हो गया, डोमिनेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं अब रिसेसिव ट्रेट्स की। तो रिसेसिव ट्रेट्स क्या हो गए, जो कि अगर डोमिनेंट ट्रेट्स के साथ प्रेजेंट हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर वो डोमिनेंट ट्रेट के साथ प्रेजेंट नहीं है, वो बस उसी सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, तो अभी यहाँ ये वाला एग्जांपल देखने से पहले फिर से वापस देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ की बात कर रहे थे, एक प्लांट डॉफ था, एक था टॉल, लेकिन आगे की जनरेशन में कौन सा आ पाया, टॉल आ पाया। टॉल हाइट जो थी आगे ट्रांसफर हो पाई। तो यहाँ पर जो डॉफ प्लांट, ये जो ट्रेट था वो क्या हो गया, रिसेसिव, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। अगर आप ईयर लोब की बात करो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कई सारे हम ह्यूमन बींग्स में कई लोगों के जो ईयर लोब्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, और कई लोगों के अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो अटैच्ड ईयर लोब है ये रिसेसिव ट्रेट है और जो फ्री ईयर लोब्स हैं ये डोमिनेंट ट्रेट है। लेकिन यहाँ से अच्छा एग्जांपल आपको जो क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिली होगी वो टॉल और शॉर्ट या फिर डॉफ हाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे समझ में आया होगा कि आखिरकार रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट्स जो हम लोग कहना चाह रहे हैं आखिरकार उससे बात क्या है, वो कि किस तरीके से कौन से ट्रेट्स हम कह पाएंगे कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है। तो जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए इन एवरी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो तो उसको हम कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। वहीं पर डोमिनेंट ट्रेट्स के सामने की प्रेजेंस में जो ट्रेट्स खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उन्हें हम रिसेसिव कहते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रेट्स जब डोमिनेंट ट्रेट मौजूद नहीं है, जब खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं कि अगर डॉफ प्लांट, ठीक है, डॉफ प्लांट्स के साथ ही क्रॉस किया जाए और आगे की जनरेशन में फिर क्या आएगा, डॉफ प्लांट ही आएगा, ठीक है।